हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। तो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लास 11th बायोलॉजी एंड इन दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकली ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जो उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्पोक दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, metabolism, consciousness, awareness, interaction with the environment. These were some such features. Now let's move on to the next part. Now, as you see, I have written here biodiversity. A very basic definition of biodiversity is sum of flora and fauna. बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होती है बेटा? किसी एरिया में कितने प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं या कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अ एरिया, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. ओके, नाउ थिंक ऑफ दिस. ह्यूमन हैज अ वेरी इनेट नेचर ऑफ थिंकिंग अबाउट एवरी प्रोसेस अराउंड देम, जिसको हम क्यूरियसिटी कहते हैं. कि ह्यूमन का एक इनेट फीचर है बेटा कि वो अपने आसपास की प्रोसेसेस के बारे में हमेशा सोचता है कि ये प्रोसेसेस कैसे होती है. तो बायोडाइवर्सिटी टर्म ने कह दिया कि हमारे आसपास कितने, हमने कहा व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. अब जब बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया होगा, थिंक ऑफ दिस, लेट्स से एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स हैं, लायन भी एनिमल में आता है, मंकी भी एनिमल में आता है, बटरफ्लाई भी एनिमल में है, ठीक है. फिर हमने कहा स्टारफिश भी एनिमल है, फिर हमने कहा अर्थवॉर्म भी एनिमल है, फिर हमने कहा प्लेनेरिया भी एनिमल है, नाम सुना होगा आपने. फिर हमने कहा हाइड्रा, हमने इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं क्लास 10th में, बडिंग से जो रिप्रोड्यूस करता है. ये सारे एनिमल्स हैं बेटा. बट अगर आप, हमने कहा कॉमन कैटेगरी तो इन सब की एनिमल है, बट कैन यू इमेजिन, डज ह्यूमन बींग्स एंड हाइड्रा हैव सो मच ऑफ सिमिलैरिटीज? दे कैन हैव सम, बट क्या दोनों सेम है? नो, देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. तो हाउ टू स्टडी देम? अगर मैं सिर्फ एनिमल कह दूँ और एनिमल के अंदर आई विल स्टडी 10 लाख ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो क्या स्टडी करना आसान होगा? ऑब्वियसली नहीं, इट विल बी डिफिकल्ट. तो जब हमने स्टडी की बात करी, जब हमने बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले तो हमने बायोडाइवर्सिटी को देखा कि हमारे आसपास कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, कितने वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. बायोडाइवर्सिटी देखने के बाद किसी के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर मुझे इनको स्टडी करना है तो मैं इसको कैसे स्टडी कर सकता हूँ, हाउ आई एम एबल टू स्टडी. तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया बेटा, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. और जब क्लासिफिकेशन की बात की गई तो बायोलॉजी की एक नई ब्रांच खुली जिसको कहा गया टेक्सोनॉमी. मैं इन सारे टर्म्स को अभी डिस्कस करूंगा. तो बेसिकली टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है विच इन्वॉल्व्स थियोरी प्लस प्रैक्टिस. थियोरी मतलब पढ़ना किसी स्टेटमेंट्स को, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल करना, किसका? ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज, देयर वेराइटीज. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है, सॉरी टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डाल रहे हैं. किसके बेसिस में? सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस में, ठीक है. और हम उनकी स्टडी भी कर रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा है, किसको किसके साथ ग्रुप किया है. जैसे सपोज करो वी आर ग्रुप्ड टुगेदर विद द लायन, तो हम में क्या फीचर्स हैं, ये सब जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी करती है दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी. और टेक्सोनॉमी की जो शुरुआत थी, the person who has been regarded as the father of taxonomy, his name is Carl Linnaeus. कहीं पे Carolus Linnaeus भी लिखा होगा, please check the spelling, maybe possible I have some mistake here. Carolus Linnaeus या Carl Linnaeus, he is regarded as the, this person is regarded as the father of taxonomy. क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसको कहते हैं स्पीसीज प्लेंटूरम,
और यह पेपर पब्लिश हुआ था 1 मई 1753 को। तो सबसे पहले इन्होंने एक प्रॉपर मॉडल दिया था कि हमें क्यों ज़रूरत है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में रख के उनको स्टडी करने की। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप इससे अच्छा रिलेट कर पाएंगे। सपोज देयर आर 1000 बुक्स इन अ लाइब्रेरी, and suppose your teacher is asking for a book कि go and bring this book, and you have gone to library. Now librarian says to you कि okay beta, here there is the pile of book and there are 1000 books here, go and search the biology book from that portion. Obviously it will be very hectic. Some will say that only 1000 it's easy to difficult, let's say चलो 1 lakh of books, तो आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उसी की जगह अगर लाइब्रेरियन आपसे कहे कि आप 3rd सेक्शन में जाइए अलमीरा के, जो अलमीरा के नंबर है 3rd वाले नंबर को पकड़िए, उसका 2nd सेक्शन चेक कीजिए या 2nd रैक चेक कीजिए, आपको उसमें बायोलॉजी की बुक्स मिल जाएंगी। या मैंने कहा कि गो टू द लेफ्ट, जितनी अलमीरा लगी हैं गो टू द 7th अलमीरा, वो पूरी बायोलॉजी की बुक्स के लिए है। टेक वट एवर यू वॉन्ट टू टेक फ्रॉम दैट। What I have done now, I have arranged the books into books according to the subjects. ये पहले केस में क्या था, यहाँ पे सब एक साथ है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, अरेंजमेंट कर दिया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। मैंने बुक को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज बेसिकली व्हाट बेटा, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज। हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। सपोज ये प्लांट है, सपोज ये एनिमल है, ये फंगस है, ये बैक्टीरिया है, ये भी अपने आप में कैटेगरी है। किसके बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के आधार पे मैंने क्या किया, उनको कैटेगराइज कर दिया। दिस कैटेगराइजेशन इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी है, ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग बुक्स हैं। मैंने कहा चलो साइंस की बुक है, ठीक है, साइंस की बुक में मैंने कहा कि क्लास 11th की बुक है। 11th की बुक में मैंने कहा कि देयर इज़ NCERT और देयर इज़ रिफ्रेशर। उसमें जाके आपने अपनी किताब को ढूंढा तो क्या है, एक ऑर्डर आ गया है। बस यही ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे एक साथ रखेंगे, डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे अलग अलग रखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। ओके, अब यहां पे एक टर्म और आता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, सिस्टमैटिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। सिस्टमैटिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन तो आपने अरेंजमेंट कर दिया ऑर्गेनिज्म का। अब इन ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के बाद ऑर्गेनिज्म की हम कहेंगे स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी। ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को स्टडी करना, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देयर इवोल्यूशनरी स्टडी बेटा, उनकी इवोल्यूशनरी स्टडीज करना, मतलब उनके बीच के रिलेशंस को देखना कि क्या इन ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई रिलेशन है। सपोज एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, वी एंड मंकीज आर रिलेटेड समहाउ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आर एंसेस्टर्स वर सेम। ओके, तो ये एक प्रकार का क्या है, हजारों सालों में कहीं पे डेवलप होने वाला कोई रिलेशन है, तो उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जब हम ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स को तोड़ोगे तो सिस्टम, सिस्टम मतलब तरीका, तो यहाँ पे क्या हो गया, इवोल्यूशनरी स्टडीज को भी आपने ले लिया, सॉरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी आपने ले लिया। ठीक है, सॉरी ये टर्म मैंने यहाँ गलत लिखा है, दिस इज नॉट स्टडी, दिस इज रिलेशनशिप बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना। ओके, अब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, हमने कहा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस में करते हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। करते कैसे हैं, तो क्लासिफिकेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, वन इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर, या नॉमेनक्लेचर से भी पहले वन इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन।
और जो दूसरा क्लासिफिकेशन का टूल है दैट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन को अगर आप तोड़ते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई को भी दूसरे टर्म्स में देखते हैं तो इसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज, पहचानना, आइडेंटिफाई करना। जैसे सपोज हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ प्लांट? फर्स्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल। और बेसिक लेवल में कहूँ तो आपको प्लांट में पत्तियां दिखेंगी, यू विल सी स्टेम, यू विल सी रूट, दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई अ प्लांट। नाउ सपोज हाउ यू आइडेंटिफाई अ बर्ड, आप कहेंगे सर फेदर्स हैं, विंग्स हैं फ्लाई करने के लिए, ओके तो ये फीचर्स हैं बेटा, बॉडी पे हेयर्स होंगे उनके जो फेदर्स के फॉर्म में डेवलप्ड हैं। जनरल से जो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या किया, इस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है बेटा? आइडेंटिफिकेशन है कि किसी फीचर को स्टडी करके ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। जैसे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज अ फीचर ऑफ प्लांट, तो आप अगर कहीं पे भी ग्रीन पिगमेंट देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये प्लांट है, तो ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया या एक पॉइंट हो गया जिससे आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। नाउ व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर को आप तोड़ते हैं तो यहां पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को नेम करना, उनको कुछ नाम देना। अब इस नाम देने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस नाम देने को ऐसे समझते हैं, सपोज हमारे आगे एक प्लांट की बात करते हैं, मैं हमेशा इस प्लांट को डिस्कस करता हूं, नेटल प्लांट। इन अदर लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज बाल सुधारक जड़ी बूटी, यू कैन रिकॉग्नाइज वाई। और हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है सिन्ना। चलो मैं हिंदी में ही लिखता हूं, इन आर लोकल लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड एज सिन्ना। अगर इसी को आप गढ़वाल में जाएं या धारचूला की तरफ भी बहुत क्षेत्रों में इसी सिन्ना को कंडाली कहा जाता है, ठीक है। नाउ मे बी पॉसिबल इन द नेपाल और हिमाचल और सिक्किम दिस प्लांट इज नोन बाय अदर नेम। अब अगर वहाँ का एक साइंटिस्ट और यहाँ का एक साइंटिस्ट उनकी स्टडी कर रहा है और लोकल नेम से ही उनको प्रोनाउंस करेगा, लोकल नेम से स्टडी करेगा, तो इससे बड़ा कियोस होगा। हो सकता है दुनिया में 100 साइंटिस्ट एक ही प्लांट की बात कर रहे हों, बट वो प्लांट उनको लगता है कि उन्होंने नया प्लांट डिस्कवर किया है, अलग अलग है। तो इस कियोस को से बचने के लिए या इस कियोस को हटाने के लिए हमने एक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को ऑप्ट किया, और जो अभी प्रेजेंट में नेमिंग चलती है दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दे दिया। मतलब हमने ये डिस्कस किया कि आज से इस ऑर्गेनिज्म को इस नाम से बुलाया जाएगा और अक्रॉस द ग्लोब एनीवेयर इन एनी कंट्री इट विल बी प्रोनाउंस विद द सेम नेम। अब वहाँ लोकल नेम्स को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। मीन्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में यूनिफॉर्मिटी आ गई इन द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमने कह दिया कि हमने उनको कैसे नाम दे दिए बेटा, जो नाम सब जगह एक ही मत से चलते हैं या एक ही जगह एक ही तरीके से वैलिड माने जाते हैं, उनको कह दिया साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नेम जो होता है, हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं इसमें, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मतलब होता है टू, ठीक है। नॉमेनक्लेचर नेमिंग मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग में आपको कितने वर्ड्स मिलेंगे, 2 वर्ड्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारी बात करूं तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस, ठीक है। पहले क्या होता था ना, किसी साइंटिस्ट ने कोई प्लांट डिस्कवर किया, सपोज करो लिनियस ने कोई प्लांट डिस्कवर किया, तो उस प्लांट का नाम था, सपोज करो उस प्लांट का नाम था सोलेनम ट्यूब्रोसम, फिर उसके आगे साइंटिस्ट का नाम लग जाता था दैट इज लीनियस। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम दे दिया कि आज से कभी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग होगी तो सिर्फ 2 वर्ड्स आएंगे। तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग को 2 वर्ड्स में नेमिंग करते हैं देन दिस सॉर्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब कुछ रूल्स होते हैं जो अक्रॉस द ग्लोब सेम तरीके से फॉलो किए जाते हैं। तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेमिंग? तो पहला रूल तो यही है बेटा कि कौन सा नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करेंगे हम। दूसरा रूल ये कहता है जब ये नाम
लिखते हैं हम, अगर मैं रनिंग हैंड से लिख रहा हूँ तो इन नाम को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब है आपको दो टर्म दिख रहे हैं, इसको अलग अंडरलाइन करेंगे, इसको अलग अंडरलाइन करेंगे। नाउ दिस द फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एज जीनस। जो पहला टर्म है ये क्या कहलाता है बेटा? जीनस कहलाता है। एंड द सेकेंड टर्म दैट इज कॉल्ड एज स्पीसीज नेम, या फिर कभी कभी कहीं पे लिखा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब हमारे नाम जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होगा ना, तो उसमें दो वर्ड्स होंगे। फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज नोन एज जीनस, द सेकेंड वर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज नेम। ओके, हम इसको डिस्कस करेंगे हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में। दूसरी बात, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? कैपिटल होगा। जीनस का फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, और स्पीसीज के सारे लेटर्स किस में लिखे जाएंगे बेटा? स्मॉल में लिखे जाएंगे। गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके ओके, ठीक है। जो नेमिंग होती है, जो नेमिंग है ऑर्गेनिजम्स की, ये आपकी की जाती है लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, जो नेमिंग है दैट इज डन इन द लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि यूनिवर्सली डेड लैंग्वेज कहा गया है इसको। तो हम जो ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग करते हैं वो लैटिन में है, और जो लिखते हैं वो इटैलिक्स में होता है। ओके, आप MS वर्ड से भी इटैलिक्स फॉन्ट को समझ सकते हैं। अगर आप इसको रनिंग हैंड से लिख रहे हैं तो आप नाम को अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, याद रखना। तो मैंने कहा जो नेमिंग होती है वो किस में होगी? लैटिन लैंग्वेज में होगी। ठीक है, ये एक सहमति के साथ एक्सेप्ट किया गया था कि नाउ द नेमिंग शुड बी डन इन लैटिन, और जो राइटिंग होगी, जो लिखने का तरीका है उसका, वो किस में लिखा जाएगा बेटा? इटैलिक्स में लिखा जाएगा। और ध्यान देना, इनको हमेशा क्या करते हैं? सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, व्हाट डज इट मीन। In the next video, we will be discussing about hierarchical classification. Okay, thank you.